नमस्कार। स्वागत है आपका उत्कृष्ट क्लासेस में। तो हम लोग देख रहे थे भारत का भौतिक विभाजन, जिसमें कि हम लोगों ने भारत को 6 भागों में बांटा था। कौन कौन सा? तो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, फिर उत्तर का विशाल मैदान, दक्षिण का पठार, भारत का तटीय प्रदेश, फिर ग्रेट इंडियन डेजर्ट और भारत का द्वीपीय समूह। जिसमें कि हम लोगों ने उत्तर का पर्वतीय प्रदेश के बारे में जान लिया था। तो आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे दक्षिण का पठार के बारे में। दक्षिण के पठार को ही हम लोग प्रायद्वीपीय पठार भी कहते हैं। और आप लोगों को मालूम होगा कि दक्षिण का पठार का निर्माण कैसे हुआ, क्योंकि ये हमने पहले कक्षाओं में बता दिया था कि जब भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट की ओर गति कर रहा था, तो उस गति के क्रम के दौरान जब भारतीय प्लेट रीयूनियन द्वीप के ऊपर से गुजरा, कौन सा द्वीप? तो रीयूनियन द्वीप के ऊपर से गुजरा, इसमें क्या हुआ? दरारी प्रकार की ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप लावा जो था इसके सतह पे आया और ये पठार का निर्माण हुआ। तो हम लोग देखेंगे कि दक्षिण के पठार के अंदर कौन कौन से पठार आते हैं। तो पहला कौन सा है? मारवाड़ का पठार, फिर मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार, शिलांग का पठार, दंडकारण्य का पठार, तेलंगाना का पठार, दक्कन का पठार और फिर कर्नाटक या मैसूर का पठार। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मारवाड़ पठार के बारे में। ये मारवाड़ जो पठार है ये आपको राजस्थान के क्षेत्र में देखने को मिलेगा। कहाँ मिलेगा? राजस्थान के क्षेत्र में देखने को मिलेगा। और ये अरावली के पूर्वी हिस्से में है। कहाँ देखने को मिलता है? राजस्थान में, और अरावली के पूर्वी हिस्से में है। यहाँ पे आपको बालू पत्थर, चूना पत्थर और नीज जैसे चट्टानें देखने को मिलेगी। और मारवाड़ का जो पठार है ये बनास नदी का क्षेत्र है। किस नदी का क्षेत्र है? ये बनास नदी का क्षेत्र है। अब हम बात करते हैं मालवा के पठार के बारे में। तो जो मालवा का पठार ये आपको सबसे ज्यादा इसका जो क्षेत्र है आपको मध्य प्रदेश के क्षेत्र में देखने को मिलेगा। उसके साथ ही ये कहाँ? राजस्थान और गुजरात के क्षेत्र में भी फैला हुआ है। अगर बात करें मालवा के पठार के बारे में, तो मालवा का पठार जो है आग्नेय चट्टान से निर्मित है। मतलब क्या आपको मालूम है कि ज्वालामुखी से निर्मित है? किससे निर्मित है? आग्नेय प्रकार की चट्टान से निर्मित है। और मालवा के पठार में आपको काली मिट्टी देखने को मिलती है। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी, मतलब काली मृदा देखने को मिलेगी, जिसके कारण यहाँ पे कपास की खेती बहुत अच्छी होती है। और ये जो मालवा का पठार है ये क्या है? यमुना की जो सहायक नदियां हैं चंबल, पुनासा और जो दक्षिण भारत की नदियां हैं इन दोनों के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। कौन? तो मालवा का पठार। अब बात करें अगर बुंदेलखंड के पठार के बारे में, तो बुंदेलखंड का पठार ज्यादातर हिस्सा मध्य प्रदेश में और उसके बाद उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। बुंदेलखंड का पठार का जो औसतन ऊंचाई है वो कितनी है? 300 मीटर है। ठीक है। अगर बात करें हम बघेलखंड के पठार के बारे में, किसके बारे में? बघेलखंड के पठार के बारे में, तो बघेलखंड का पठार मध्य प्रदेश और यूपी के क्षेत्र में फैला हुआ है। और बघेलखंड के ही पठार से कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, मतलब प्रतिच्छेद करती है। ठीक है। और बघेलखंड का जो पठार है ये सोन नदी और महानदी का क्षेत्र है। मतलब सोन नदी और महानदी तंत्र आपको कहाँ देखने मिलेंगे? तो मिलेंगे बघेलखंड में। ठीक है। अगर हम बात करें छोटा नागपुर के पठार के बारे में कौन सा पठार? तो छोटा नागपुर के पठार के बारे में अगर बात करना चाहें तो ये आपको देखने को मिलता है ज्यादातर हिस्सा कहाँ? झारखंड में, कुछ हिस्सा आपको पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में और बिहार में भी देखने को मिलेगा। तो छोटा नागपुर का जो पठार है इसे हम लोग भारत का रूढ़ प्रदेश कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे हमें लौह अयस्क और कोयला दोनों साथ साथ मिलता है। जैसा क्या है यहाँ पे आयरन और क्रोमियम मिलते हैं, इसको भारत का हम लोग रूढ़ प्रदेश कहते हैं। छोटा नागपुर पठार के उत्तर में, मतलब कि छोटा नागपुर पठार के उत्तर में, उत्तर में क्या मिलेगा आपको? हजारीबाग का पठार देखने को मिलेगा, जो कि अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? अभ्रक के लिए। और वहीं बात करें छोटा नागपुर पठार के दक्षिण में कौन सा पठार है? वो कौन सा है? वो है रांची पठार, जो कि लौह अयस्क के लिए फेमस है। और जो छोटा नागपुर का जो पठार है इस क्षेत्र में आपको दामोदर नदी, स्वर्ण नदी और बराकर नदी देखने को मिलता है। अगर हम बात करें शिलांग के पठार के बारे में, ठीक है, तो शिलांग का पठार जो है ये भी दक्षिण के पठार का हिस्सा है। ये बस मालदा गैप, कौन सा गैप? मालदा गैप या राजमहल गैरो गैप के द्वारा दक्षिण के पठार से अलग हो गया। ये जो गैप आपको दिख रहा है इसका नाम क्या है? मालदा गैप या राजमहल गैरो गैप। और शिलांग का जो पठार है ये आपको कहाँ देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है आपको मेघालय के क्षेत्र में। शिलांग के पठार में ही आपको गारो, खांसी और जंतिया नामक पहाड़ियां देखने को मिलेगी। और शिलांग का पठार क्या है? यहाँ पे वर्षा बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण यहाँ पे आपको सघन वनस्पतियां देखने को मिलती है। और शिलांग के ही पठार को हम लोग करबिलांग का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? करबिलांग का पठार कहते हैं। और यहाँ पे आपको लेटराइट मिट्टी मिलती है। कौन सी मिट्टी? यहाँ पे आपको लेटराइट मिट्टी मिलती है। ठीक है, ये हो गया शिलांग के पठार के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं दक्कन का पठार। कौन सा पठार? दक्कन का पठार। तो दक्कन का जो पठार है ये आपको ज्यादातर हिस्सा कहाँ देखने को मिलता है? तो महाराष्ट्र के क्षेत्र में मिलता है। कहाँ मिलेगा आपको? महाराष्ट्र के क्षेत्र में मिलेगा। और इसका कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में भी देखने को मिलते हैं। तो जो दक्कन का पठार है इसके ऊपर में महाराष्ट्र का पठार है। दक्कन के पठार के ऊपर में कौन सा है? महाराष्ट्र।
और नीचे कौन सा है, कर्नाटक का पठार। ठीक है, कर्नाटक के पठार को हम लोग मैसूर का पठार कहते हैं। और जो कर्नाटक का पठार है इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, इसकी सर्वोच्च चोटी है मुलानगिरी। कौन सी है, मुलानगिरी। अब बात करें अगर दक्कन के पठार में कौन सी प्रकार की मृदा पाई जाएगी, तो वो कौन सी पाई जाती है, काली मृदा ही पाई जाती है। ठीक है, और काली मृदा में कौन सी खेती होती है, तो किसकी होती है, कपास की खेती सर्वोत्तम होती है। क्या हो गया कि दक्कन का पठार कहाँ है, तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और तमिलनाडु में। और कौन सा पठार है, लावा से निर्मित है। और इसमें क्या है, ये बेसाल्टिक चट्टान पाए जाते हैं। कौन से चट्टान पाए जाते हैं, बेसाल्टिक चट्टान पाए जाते हैं। इसके उत्तर में महाराष्ट्र का पठार है, इसके दक्षिण में कर्नाटक का पठार है, जिसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, मुलानगिरी। और इसमें कौन सी मृदा पाई जाएगी, काली मृदा पाई जाती है। ये कहां तक बात हो गया, दक्कन का पठार हो गया। अब बात करें अगर दंडकारण्य का पठार, कौन सा पठार, दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य का पठार जो है ज्यादातर हिस्सा कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में, और कुछ हिस्सा इसका उड़ीसा में पाया जाएगा। ठीक है, और दंडकारण्य का पठार भी क्या है, लावा का पठार है। मतलब ये जो आपको सारे पठार दिख रहे हैं ना, ये सारे पठार किससे हैं, लावा से ही निर्मित है। ठीक, और दंडकारण्य के पठार में आपको ग्रेनाइट और नीस जैसी चट्टानें देखने को मिलती है। और दंडकारण्य के पठार में आपको कौन सी मृदा मिलेगी, तो लाल मृदा देखने को मिलेगी। कौन सी मिलेगी, तो लाल मृदा देखने को मिलेगी। और तेलंगाना का पठार कहाँ स्थित है, तेलंगाना में स्थित है। तो ये क्या था दक्षिण के पठार के बारे में। अब हम लोग देखते हैं कुछ भारत का जो पर्वत श्रेणियां हैं उनके बारे में। तो हम लोग बात करते हैं भारत के कुछ पर्वत श्रेणियों के बारे में, जैसे कि अरावली पर्वत श्रेणी, विंध्यन पर्वत श्रेणी, सतपुरा और मैकाल पर्वत श्रेणी। और उसी के साथ हम लोग देखेंगे पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और नीलगिरी पर्वत के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं किसके बारे में, अरावली पर्वत के बारे में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं अरावली का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो गुजरात से लेके दिल्ली तक है। ये गुजरात, राजस्थान, हरियाणा होते हुए दिल्ली तक फैला हुआ है। अगर बात करें अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो कौन सी है, गुरु शिखर। कौन सी है, गुरु शिखर। अरावली को हम लोग अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं, अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। और ये सिंधु और गंगा नदी के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। और इसमें ही हमें बालू पत्थर, चुना पत्थर, संगमरमर और क्वार्ट्ज मिलते हैं। किसमें, अरावली पर्वत श्रेणी में। अगर हम बात करें विंध्यन पर्वत श्रेणी की, तो इसका विस्तार जो है गुजरात से लेके बिहार तक है। और इसमें बालू पत्थर, चुना पत्थर और क्वार्ट्ज पाए जाएंगे। और ये लाल पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। कौन, विंध्यन पर्वत श्रेणी जो है वो लाल पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। और जो विंध्यन पर्वत श्रेणी है ये गंगा नदी और दक्षिण भारत की नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। अगर बात करें हम सतपुरा या और मैकाल पर्वत की, तो सतपुरा जो पर्वत है ये 7 पहाड़ियों का समूह है। कौन सा है, सतपुरा पर्वत। राजपीपला से लेके महादेव तथा मैकाल तक, राजपीपला से लेके महादेव तथा मैकाल तक सतपुरा पर्वत श्रेणी का विस्तार है। ये विंध्यन के दक्षिण में स्थित है। कहाँ स्थित है, विंध्यन के दक्षिण में स्थित, मतलब विंध्यन पर्वत ऊपर होगा, उसके दक्षिण में कौन सा है, सतपुरा पर्वत श्रेणी है। सतपुरा पर्वत श्रेणी एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। कैसा पर्वत है, ब्लॉक पर्वत उदाहरण है। और सतपुरा की सर्वोच्च चोटी है, क्या है, सर्वोच्च चोटी है, वो कौन सी है, वो है धूपगढ़। कौन सी है, धूपगढ़। और इसमें भी हमें चुना पत्थर और संगमरमर मिलते हैं। और अगर हम बात करें पश्चिमी घाट की, कौन सी घाट, पश्चिमी घाट की, तो इसका विस्तार जो है तापी नदी से लेके कन्याकुमारी तक। कहाँ से, तापी नदी से लेके कन्याकुमारी तक है। पश्चिमी घाट को हम लोग सह्याद्री के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, सह्याद्री के नाम से जानते हैं। और ग्रीष्मकालीन मानसून के दौरान पश्चिमी घाट में क्या होती है, भारी वर्षा होती है, जिसके कारण यहाँ पे जैव विविधता देखने को मिलता है। और इसी जैव विविधता के संरक्षण के लिए हमने गॉडगिल समिति का गठन किया था। कौन सी समिति, तो गॉडगिल समिति का गठन किया था। और जो केरल के शांत घाटी है वो भी आपको कहाँ देखने को मिलेगी, तो वो भी देखने को मिलेगी आपको पश्चिमी घाट में। ठीक है, और पश्चिमी घाट को हमने 3 भागों में बांटा। कौन कौन सा, एक उत्तरी सह्याद्री, दूसरा मध्य सह्याद्री और तीसरा दक्षिणी सह्याद्री। जो तापी नदी से लेकर 16 डिग्री अक्षांश का जो क्षेत्र है इसे हम लोग कहते हैं उत्तरी सह्याद्री। और 16 डिग्री अक्षांश से लेकर नीलगिरी पर्वत के बीच का जो क्षेत्र आता है उसे कहते हैं हम लोग मध्य सह्याद्री। और नीलगिरी पर्वत से लेकर कन्याकुमारी तक का क्षेत्र आता है उसे हम लोग कहते हैं क्या, दक्षिणी सह्याद्री। और जो पश्चिमी घाट है इसकी सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है, वो है कुंद्रेमुख। कौन सी है, कुंद्रेमुख, जो कि आपको मध्य सह्याद्री में देखने को मिलती है। अगर बात करें कि उत्तरी सह्याद्री में कौन कौन सी पर्वत की चोटी है, तो वो है कलसुबाई और महाबलेश्वर। कौन सी है, कलसुबाई और महाबलेश्वर। और दक्षिणी सह्याद्री में आपको 3 पर्वत श्रेणियां देखने को मिलती है। कौन कौन सी, तो इलायची, अन्नामलाई और पालनी। कौन सी, इलायची, अन्नामलाई और पालनी। जो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है कौन सी, अनाई मुंडी, वो आपको अन्नामलाई पर्वत में देखने को मिलेगी। कौन सी, अन्नामलाई पर्वत में। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है वो कहाँ मिलती है आपको, अन्नामलाई पर्वत में देखने को मिलती है, जो कि अनाई मुंडी है। अब हम बात करते हैं पूर्वी घाट की। तो पूर्वी घाट का जो विस्तार है वो ओडिशा से लेके वैगई नदी तक है। कहाँ से कहाँ तक, ओडिशा से लेके वैगई नदी तक है। वैगई नदी आपको तमिलनाडु में मिलेगा। और ये पूर्वी घाट एक श्रृंखला में ना होकर कटी फटी स्थिति में, क्योंकि इधर जो नदी का अवसाद है, तो नदी का जो कटाव है वो बहुत ज्यादा होता है। यहाँ तक कि आपको कृष्णा नदी से लेके गोदावरी नदी तक के बीच का जो क्षेत्र है, यहाँ पर आपको पर्वत का जो लक्षण है वो लगभग
विलुप्त हो चुका है। और बात करें कि पूर्वी घाट में आपको कौन कौन सी चोटियां देखने को मिलेगी, तो वो मिलेगी झीडागढ़ा, अरमाकोंडा और महेंद्रगिरी। कौन सी? झीडागढ़ा, अरमाकोंडा और महेंद्रगिरी। और पूर्वी घाट के दक्षिणी साइड में आपको कुछ पर्वत देखने को मिलेंगे, वो है पालीकोंडा, जावेदी और शेवराय। पालीकोंडा जो वो आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा, और जावेदी और शेवराय कहाँ मिलेगा आपको? तमिलनाडु में। अब हम बात करते हैं नीलगिरी पर्वत की। किसकी? नीलगिरी पर्वत की। तो जो नीलगिरी पर्वत है ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को आपस में क्या करता है? जोड़ने का कार्य करता है। कौन? नीलगिरी पर्वत। और नीलगिरी पर्वत जो विस्तार है इसका तमिलनाडु और केरल के सीमा पे स्थित है। कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु और केरल के सीमा पे स्थित है। और ये जो है नीले पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। नीलगिरी पर्वत में ही आपको मसालों का उत्पादन भी होता है। और नीलगिरी पर्वत श्रेणी में आपको नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिलेगा, जो कि भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। तो हम लोग देखते हैं उत्तर का विशाल मैदान के बारे में। उत्तर के विशाल मैदान को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। पहला ऊर्ध्वाधर वर्गीकरण, दूसरा प्रादेशिक वर्गीकरण। ऊर्ध्वाधर वर्गीकरण के आधार पर हम लोग इसे भाबर, तराई, बांगर, खादर और डेल्टा में बांटते हैं। वहीं प्रादेशिक विभाजन में इसे पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान, असम या ब्रह्मपुत्र का मैदान में बांटते हैं। जो ऊर्ध्वाधर वर्गीकरण है इसके बारे में हम लोग जब नदी तंत्र पढ़ेंगे तो उस क्लास में जानेंगे। अभी हम लोग देखते हैं प्रादेशिक विभाजन के आधार पर। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, क्या है? पंजाब और हरियाणा का मैदान, ये गंगा का मैदान और ये असम का मैदान। ये जो पंजाब का मैदान है ये एक निक्षेपणात्मक मैदान है। यहाँ पर रावी, सतलज, व्यास, चिनाब और झेलम नदियों के अवसाद से इसका निर्माण हुआ है। पंजाब के मैदान का मुख्य विशेषता जो है, यहाँ पे आपको दोआब देखने को मिलता है। और दोआब क्या है? दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र पाया जाता है उसे हम लोग कहते हैं दोआब। यहाँ पे कौन कौन से दोआब देखने को मिलेंगे आपको? विश्व दोआब, चास दोआब, बारी दोआब और रचना दोआब। विश्व दोआब किन दो नदियों के बीच है? तो विश्व दोआब व्यास और सतलज नदी के बीच है। वहीं चास दोआब की बात करें तो चिनाब और झेलम नदी के बीच है। बारी दोआब व्यास और रावी नदी के बीच है। और रचना दोआब रावी और चिनाब नदी के बीच मिलती है। इसकी जो पूर्वी सीमा है, मतलब कि पंजाब और हरियाणा के मैदान में जो पूर्वी सीमा है, इसका निर्धारण कौन करता है? इसका निर्धारण यमुना नदी करती है। और इस क्षेत्र में वर्षा जो होती है वो 70 से 100 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। और इसी इलाके में आपको हरित क्रांति जो सफल हुई थी वो कहाँ देखने को मिलती है? पंजाब और हरियाणा के मैदान के क्षेत्र में देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं गंगा का मैदान। तो गंगा का मैदान जो है ये भी एक निक्षेपणात्मक मैदान है। कैसा मैदान है? निक्षेपणात्मक मैदान है। यहाँ पे गंगा, यमुना और उसकी जो सहायक नदियां हैं उसके द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप से इस मैदान का निर्माण हुआ है। अब बात करें अगर गंगा के मैदान में ढाल की, गंगा के मैदान में ढाल है वो पश्चिम से पूरब की ओर है। किधर है? पश्चिम से पूरब की ओर आपको देखने को मिलेगा। और इस क्षेत्र में आपको खादर और बांगर मिट्टी भी देखने को मिलती है। खादर क्या है? जहां हर साल बाढ़ आती है। और बांगर मिट्टी क्या है? जहां हर साल बाढ़ नहीं आती है। अब बात करें इसकी जलवायु की, तो इसकी जलवायु कोपेन के अनुसार CWG प्रकार की है। कैसी है? CWG प्रकार की है। और गंगा के क्षेत्र में वर्षा जो होती है पूरब में ज्यादा होती है पश्चिम की अपेक्षा। मतलब किधर ज्यादा वर्षा होती है? पूरब में वर्षा ज्यादा होती है। और इसी क्षेत्र में आपको रेह और कल्लर देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? रेह और कल्लर। अगर हम बात करें अब असम या ब्रह्मपुत्र के मैदान की, तो ये भी क्या एक निक्षेपणात्मक मैदान है, जो कि ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप से निर्माण हुआ है। ठीक है। और इसी क्षेत्र में आपको सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी? मांजुली नदी द्वीप देखने को मिलेगी। कहाँ मिलेगी? असम या ब्रह्मपुत्र के मैदान के क्षेत्र में। और इस क्षेत्र में आपको खादर और बांगर देखने को मिलेंगे। और सर्वाधिक वर्षा होती है तो कहाँ होती है? वो असम के मैदान में होती है। इसलिए यहाँ पे धान की खेती के लिए अनुकूल वातावरण मिलता है। और जो ढलान वाले मैदान है उस क्षेत्र में आपको चाय की खेती भी देखने को मिलेगी। और जो ब्रह्मपुत्र नदी घाटी क्षेत्र है इस क्षेत्र में आपको कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का उत्पादन भी देखने को मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।